अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपिंग परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस। और इसको अभी स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस को। ये है आपकी बुक में पेज नंबर 226। योर सक्सेस एज अ बिजनेस पर्सन इज क्लोजली टाइड टू योर एबिलिटी टू encourage others to accept new ideas, चेंज ओल्ड हैबिट्स और एक्ट ऑन योर रिकमेंडेशंस। वो कहता है कि आपकी जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन होने का क्राइटेरिया है वो ये है कि लोग आपके न्यू आइडियाज़ एक्सेप्ट करें, जो ओल्ड पैराडाइम्स हैं यानी ओल्ड हैबिट्स हैं वो चेंज करने के लिए आप उनको कायल कर सकें, और एक्ट ऑन योर रिकमेंडेशंस, या जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं उनके ऊपर वो एक्ट कर सकें, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं। Unless your career takes you into marketing and sales, most of your persuasive messages will consist of persuasive business messages, which are those designed to elicit a preferred response in a non-sales situation. वो कहता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अब आपके स्टेक होल्डर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और सेल्स वो कहता है जब यूजुअली कम जा रही हो तो तब आपने उनको किस तरह से बूस्ट करना है लोगों को, तो उस सूरत में परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस काम आते हैं। इवन इफ यू हैव द पावर टू कंपेल अदर्स टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, परसुएडिंग देम इज मोर इफेक्टिव देन फोर्सिंग देम। वो कहता है कि अगर आप उनको फोर्स करने की ताकत भी रखते हैं, ज़बरदस्ती करने की, उससे भी ये बेहतर है कि आप उनको परसुएट कर सकें, यकीन दहानी करवा सकें, उनकी कायल कर सकें उनको कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये बेस्ट चीज़ है, ताकि लोग खुद से मोटिवेटेड हों, और मोटिवेट होने के बाद वो आपके मॉडल के ऊपर, आपके आइडियाज़ के ऊपर, आपकी न्यू हैबिट्स के ऊपर अमल दरामद कर सकें। People who are forced into accepting a decision or plan are less motivated to support it and more likely to react negatively than if they are persuaded. वो कहता है अगर वो लोगों को फोर्स किया जाएगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो नेगेटिवली एक्ट करेंगे, बजाय इसके कि अगर उन्हें परसुएट किया जाए तो वो नेगेटिव एक्ट नहीं करेंगे। Within the context of the three-step process, effective persuasion involves four essential strategies: framing your arguments, balancing emotional and logical appeals, reinforcing your position and anticipating objections. ये अब हम डिस्कस करेंगे कि ये चार चीज़ें क्या होती हैं। तो इसमें आइडा मॉडल भी आपको दिया हुआ है फ्रेमिंग योर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, इसको रीड आउट करते हैं। मैनी परसुएसिव मैसेजेस फॉलो सम वेरिएशन ऑफ द इनडायरेक्ट अप्रोच। वो कहता है कि परसुएसिव मैसेजेस जो है वो यूजुअली इनडायरेक्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएशन इज कॉल्ड द आइडा मॉडल। ये बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी और मैनेजमेंट के अंदर भी, एचआर के अंदर भी ये मॉडल पढ़ाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेज योर मैसेजेस इनटू फोर फेजेस। तो आइडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। अब ये आर्ग्यूमेंट्स आपने किस तरह से पुट करने हैं ये इस चीज़ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अटेंशन। योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू encourage योर ऑडियंस टू want टू हेयर अबाउट योर प्रॉब्लम, आइडिया और न्यू प्रोडक्ट। तो मेनली वो कह रहा है कि आपने अपने ऑडियंस को या स्टेक होल्डर्स को अटेंशन कैप्चर करवानी है, प्रॉब्लम्स की, आइडियाज़ की, या जो बात आप कहना चाहते हैं उसकी। वट एवर योर मेन आइडिया इज, बी श्योर टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड ऑन विच टू बिल्ड योर केस। वो कहता है उसमें आपका और आपके ऑडियंस का या स्टेक होल्डर का कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट। प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स दैट प्रॉम्प्ट ऑडियंस मेंबर्स टू इमेजिन हाउ द सोल्यूशन माइट बेनिफिट देम। वो कहता है अगली जो चीज़ है आपने उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट वो कहता है डिज़ायर। हेल्प ऑडियंस मेंबर्स एम्ब्रेस योर आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग हाउ द चेंज विल बेनिफिट देम
एंड आंसरिंग पोटेंशियल ऑब्जेक्शन। नंबर 1 तो आपने उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा करनी है कि हमें भी ये करना चाहिए। तो ये आप किस तरह से करेंगे? तो उनको यकीन है कि हमें इससे फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको भी आंसर करें। लास्ट इसका पॉइंट है फ्रेमिंग योर आर्ग्यूमेंट्स का एक्शन। सजेस्ट द स्पेसिफिक एक्शन यू वांट योर ऑडियंस टू टेक, इंक्लूड अ डेडलाइन व्हेन एप्लीकेबल। वो कहता है आप अपने ऑडियंस को बताएं कि क्या एक्शन है जो आप चाहते हैं कि वो लें, या आप और वो मिल के क्या एक्शन लें। और जिधर ज़रूरत होती है तो उधर डेडलाइन भी समटाइम्स देनी पड़ती है, क्योंकि डेडलाइन जो है वो वेरिएंस एनालिसिस जो कॉस्ट में हम यूजुअली पढ़ते हैं उसको कैलकुलेट करती है कि ये हमारा प्लान था, ये फेवरेबल वेरिएंस गई है या एडवर्स गई है। फॉर एग्जांपल, एक नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग 30 डेज़ में करनी थी, अगर 25 डेज़ में कर लिए तो 5 डेज़ फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगी, और अगर 35 डेज़ में चली गई है तो 5 डेज़ एडवर्स वेरिएंस हो जाएगी। इसको वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। ये कॉस्टिंग के अंदर भी काम आती है आपके। द आइडा मॉडल इज़ अ टेलर मेड फॉर यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच। वो कहते हैं आइडा मॉडल इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है कि इनडायरेक्ट अप्रोच ही यूज़ करता है, allowing you to save your main idea for the action phase. However, it can also work with the direct approach. तो कहते हैं ठीक है ये इम्प्लाइड है लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच के साथ भी काम कर सकता है। इन विच केस यू यूज़ योर मेन आइडिया एज एन अटेंशन गेटर। अटेंशन कैप्चर करने के लिए अगर डायरेक्ट होगा तो बिल्ड इंटरेस्ट विद योर आर्ग्यूमेंट। आप जो अपना आर्ग्यूमेंट देंगे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। Create desire with your evidence and emphasize your main idea in the action phase with the specific action you want your audience to take. तो वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपने परसुएड करना है, एम्फसाइज करना है आइडिया जो आप अपनी ऑडियंस या स्टेक होल्डर्स के लिए चाहते हैं कि वो लें। When your idea message uses the indirect approach and is delivered by memo or email, keep in mind that your subject line usually catches your reader's eye first. वो कहता है अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो उधर सब्जेक्ट लाइन के अंदर वर्ड सिलेक्शन आपकी इंतहाई अहम है और वो रीडर की फर्स्ट अटेंशन को कैप्चर करती है, तो उस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। Your challenge is to make it interesting and relevant enough to capture reader attention without revealing your main idea. If you put your request in the subject line, you are likely to get a quick no before you have had a chance to present your arguments. वो कहता है ये रिक्वेस्टिंग वे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कमांडिंग वे में होनी चाहिए, लेकिन कमांडिंग इस तरह की प्रोफेशनल लैंग्वेज हो। With either the direct or indirect approach, IDA and similar models do have limitations. First, IDA is a undirectional method. IDA is an, इसको करेक्ट कर लें, ये आपकी बुक में मिस्टेक है। IDA is an undirectional method that essentially talks at audience, not with them. वो कहता है IDA का पहला तो आपको ये नुकसान है कि वो ऑडियंस के साथ टॉक टू करती है, उनको सुनवाती है लेकिन सुनती कुछ नहीं है। सेकंड, आइडिया इज बिल्ड अराउंड अ सिंगल इवेंट सच एज आस्किंग एन ऑडियंस फॉर अ डिसीजन रादर देन ऑन बिल्डिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वो कहते हैं दूसरा नुकसान इसका ये है कि आइडिया मॉडल सिंपल एक ही इवेंट के गिर्द रिवॉल्व करता है, उसके अंदर मशवरों की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो अगर मशवरों के मशावरत के साथ काम किया जाए तो हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी निकल आए। आइडिया इज स्टिल अ वैल्यूएबल टूल फॉर द राइट पर्पसेस, बट एज यू विल रीड लेटर इन द चैप्टर, कन्वर्सेशनल अप्रोच इज मोर कंपैटिबल विद टुडेज सोशल मीडिया। वो कहता है आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, उसमें बेहतर यही है कि बाहिमी मशावरत के साथ आगे चला जाए। आगे आ जाए जी, बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल अपील। वो कहते हैं इमोशंस को और लॉजिक को आपने बैलेंस रख के चलना है। अब कुछ लोग होते हैं वो इतने
ऑब्सेस्ड हुए हुए होते हैं अपने मिशन अचीव करने के लिए कि वो इमोशनल हो जाते हैं और लॉजिक कहीं पीछे रह जाती है। तो आपने लॉजिक और इमोशनल दोनों को बैलेंस रख के चलना है। Few persuasive appeals are purely logical or purely emotional, and a key skill is finding the right balance for each message. An emotional appeal calls on feeling or audience sympathies. For instance, you can make use of the emotion inspired by words such as freedom, success, prestige, compassion, free and comfort. वो कह रहा है ये words हैं जिससे आप लोगों के अंदर इमोशनल अपील पैदा कर सकते हैं। Such words put your audience in a certain frame of mind and help people accept your message. अब ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन की इधर बात हो रही है, ये बेसिकली साइकोलॉजी इसके पीछे प्ले कर रही है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस स्टेट में ले जाते हैं जिधर आप और स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चले जाते हैं। और जैसे कहते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो बहुत अच्छा डिबेटर था, तो उसको पता था कि इमोशनल अपील कैसे जगानी है। या हिटलर कहते हैं जी बहुत अच्छी स्पीचेस करता था, या कुछ लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ भाई बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। तो वो बेसिकली इमोशनल अपील के अंदर लोगों को ले जाते हैं और लोग अपनी लॉजिक पीछे ही छोड़ देते हैं। मैनी मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस रिलाई हैवीली ऑन इमोशनल अपील्स, बट मोस्ट persuasive business messages rely on more on logic. लेकिन जो बिजनेस है और परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस हैं वो लॉजिक के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। हो सकता है कि इमोशनल टेक्स्ट कोई लिखा हो तो वो किसी हद तक कर ले, लेकिन आपने इन दोनों को बैलेंस रखना है और इस अप्रोच से डिफरेंस नहीं लेना। And even if your audience reaches a conclusion based on emotions, they'll look to you to provide logical support as well. कहता है कि अगर इमोशंस पे चले जाएंगे तो उसके बावजूद भी लॉजिकल सपोर्ट वो ज़रूर मांगेंगे। A logical appeal uses one of three types of reasoning: analogy, induction, deduction. With analogy, you reason from specific evidence to specific evidence. In effect, borrowing from something familiar to explain something unfamiliar. For instance, to convince management to add chat room capability to the company's groupware system, you could explain that it is like a neighborhood community center only online. तो वो कहता है कि एनोलॉजी आपने यूज़ करनी है, मतलब रीजनिंग आपने देनी है, कोई जिसे कहते हैं ना ये आकली बात है। तो ये एनोलॉजी बेसिकली एक आकली बात है। वो कहता है इसकी एग्जांपल उसने ये दी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिधर आप सारे नेटवर्किंग पे कनेक्टेड हैं, तो बजाय इसके कि आप पेपर वेस्ट करें, कुछ करें, चैट की अगर आपकी कंपनी एक आपको फैसिलिटेशन दे दे आपके कंप्यूटर्स के अंदर, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। दूसरा वो कहता है लॉजिकल अपील के अंदर इंडक्शन। विद इंडक्टिव रीजनिंग यू वर्क फ्रॉम स्पेसिफिक एविडेंस टू अ जनरल कंक्लूजन। इधर वो ये कहना चाहता है कि किसी स्पेसिफिक एविडेंस को आप देखते हुए एक जनरल कंक्लूजन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इंडक्शन को अगर मैं समझाऊं सिंपल वर्ड्स के अंदर बुक को छोड़ के, तो उसकी ये एग्जांपल होगी कि पानी बॉयल हो रहा है, उसके ऊपर से थोड़ी सी स्टीम निकली है, तो आप ये इंडक्शन ले लेते हैं कि वाटर हैज़ रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंडक्शन की एग्जांपल है। To convince your boss to change a certain production process, you could point out that every company that has adopted it has increased profits. वो कहता है अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर आप अपने बॉस को कहते हैं जी बाकी सब तो ये यूज़ कर रहे हैं, हम अभी तक पुराने तरीके कार पे हैं, तो ये एक अच्छा इंडक्शन का तरीका हो सकता है। डिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ निकाल देनी बीच में से। With deductive reasoning, you work from a generalization to a specific conclusion. वो कहते हैं जनरल जो चीज़ होती है उससे आप स्पेसिफिक कंक्लूजन बना लेते हैं।
मतलब ये इंडक्शन के बिल्कुल उलट है. टू परसुएड योर बॉस टू हायर एडिशनल कस्टमर सपोर्ट स्टाफ, यू माइट पॉइंट टू इंडस्ट्री सर्वेज दैट शो हाउ क्रूशल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज टू कॉरपोरेट प्रॉफिट्स. अब इधर उसने एग्जांपल दी है कि आप अपने बॉस को कह सकते हैं कि आपको एडिशनल स्टाफ चाहिए. सर्वे ये दिखाते हैं कि ऐसा करने वालों को ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है और प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं. इनमें बड़ी थिन लाइन है डिफरेंस की इंडक्शन और डिडक्शन की. एक जनरल टू स्पेसिफिक है, दूसरा स्पेसिफिक टू जनरल है. अब इसको आप देख लीजिएगा. कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो मज़ीद उसको डिस्कस कर लेंगे जब जूम पे हमारी मीटिंग होगी. एवरी मेथड ऑफ रीजनिंग इज़ वल्नरेबल टू मिस यूज़. वो कहते हैं जितने भी मेथड ऑफ रीजनिंग हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है. वल्नरेबल मतलब मैनिपुलेटिव. तो अवॉइड फॉल्टी लॉजिक, फॉलो दीज गाइडलाइंस. तो वो कहता है फॉल्टी लॉजिक देने से बेहतर है कि ये गाइडलाइंस जो हैं इसको फॉलो करें. अवॉइड हेस्टी जनरलाइजेशन. वो कहते हैं जल्दबाजी में कोई जनरलाइजेशन मत बनाएं. अवॉइड सर्कुलर रीजनिंग. इसको पढ़ते हैं ज़रा. सर्कुलर रीजनिंग इज़ अ लॉजिकल फैलेसी इन विच यू ट्राई टू सपोर्ट योर क्लेम बाय रीस्टेटिंग इट इन डिफरेंट वर्ड्स. वो कहते हैं एक ऐसी लॉजिकल फैलेसी होती है, फॉल्स बिलीव होता है, जिसे आप मानते हैं लेकिन वो गलत होती है. उस गलत को आप सही मानते हैं और वो वर्ड्स की मैनिपुलेशन के साथ, हालांकि वो बात चेंज नहीं होती, बेसिकली घूम के वही बात सामने आ जाती है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं. द स्टेटमेंट वी नो टेम्परेरी वर्कर्स कैन नॉट हैंडल दिस टास्क बिकॉज temps are unqualified for it doesn't prove anything because the claim and the supporting evidence are essentially identical. इस लाइन को ज़रा दोबारा पढ़ते हैं. We know temporary workers cannot handle this task because temps are unqualified for it. वो कहता है कि जी टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं इसको हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं वो अनक्वालिफाइड फॉर इट हैं. आगे वो कह रहे हैं डजंट प्रूव एनीथिंग. वो कहते हैं इस बात से कुछ साबित नहीं होता बिकॉज द क्लेम एंड द सपोर्टिंग एविडेंस आर आइडेंटिकल. इन बातों में वो कहता है आइडेंटिकल है. स्टेटमेंट को अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल क्या देंगे? इसकी एग्जांपल ज़रा मुझे आप सोचने में. इसको आप कर लें. वी नो प्रोफेशनल वर्कर्स, सॉरी not professional, we know unprofessional temporary workers cannot handle this task because they are unqualified for it. तो जिधर unqualified temporary workers आ गया है तो unqualified ये जो भी मैंने एग्जांपल दी है unprofessional वर्कर्स जो है वो ये साबित करता है कि वो अनक्वालिफाइड है. तो वो कहता है कि ये सेम ही बात है. नेक्स्ट जी, वो कहता है अवॉइड अटैकिंग एन ओपोनेंट. वो कहता है जो आपसे इख्तलाफ राय रख रहा है उसको अटैक मत करें. ये वर्बल की बात हो रही है, ये कोई खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही. अवॉइड ओवर सिंप्लीफाइंग ए कॉम्प्लेक्स इशू. वो कहता है कुछ कॉम्प्लेक्स इशूज़ होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन क्या होगा. वो कहता है इस चीज़ को ज़्यादा सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है. जितनी रिक्वायर्ड है उतना सिंप्लीफाई करें कि सबको समझ आए. लेकिन आपकी यूजुअल टारगेट मार्केट वही होती है, स्टेक होल्डर्स वही होते हैं आपकी एंटिटी में और आपसे रिलेटेड एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको आपकी लैंग्वेज समझ आती है. नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है अवॉइड मिस्टेकन एजम्पशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. वो कहता है कि एजम्पशंस पे मत चलें कि इस पर्टिकुलर एक्शन के वजूहात क्या हैं और इनके नताइज क्या निकलेंगे जब तक कि कुछ हो नहीं जाता. इफ़ यू कैन नॉट आइसोलेट द इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर यू कैंट अज्यूम दैट इट्स द कॉज ऑफ वॉट एवर इफेक्ट यू आर डिस्कसिंग. जैसे आजकल के दौर में ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, कोरोना की वजह से तमाम बिजनेस ठप हो गए. अब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो तो ये बात नहीं मानेगा. या
अगर कोरोना ने उस पर्टिकुलर बिजनेस को इफ़ेक्ट नहीं किया तो आपकी सीनियर मैनेजमेंट आपकी ये बात नहीं मानेगी कि कोरोना की वजह से आपकी सेल्स गई हैं, बल्कि फॉल्टी प्रोडक्शन रीज़न थी जिसकी वजह से सेल्स डाउन गई है। इधर वो ये बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट वो कहता है अवॉइड फॉल्टी एनोलॉजीज। इसका मतलब ये है कि वो आपने कोई आकली बात सोची लेकिन उसमें कोई फॉल्ट था लेकिन आपने उसको सही माना, तो वो कहता है इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। बी श्योर दैट द टू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन बीइंग कंपेयर्ड आर सिमिलर एनफ फॉर द एनोलॉजी टू होल्ड। इधर एनोलॉजी कंपैरिजन के अंदर भी वो यूज़ कर रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है आपकी बुक के अंदर ये मैंशनड है। तो ये कह रहा है कि सीढ़ी नंबर 2 पे आप तब भी चढ़ सकते हैं जब आप सीढ़ी नंबर 1 पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये एनोलॉजी है। कोई भी एनोलॉजी हो सकती है, 3 तारीख 2 के बाद ही आएगी, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनोलॉजी है। इसमें साइंस में, बिजनेस में ऐसी बहुत सारी एनोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स विल बी मोर देन वेलकम। एनी एग्जाम्पल्स यू वांट टू कोट? For instance, explaining that an internet firewall is like a prison wall is a poor analogy because a firewall keeps things out whereas a prison wall keeps things in. तो एनोलॉजी वो सिंबलिज्म के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप वो भी करेंगे तो दैट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट हेडिंग पे री इन्फोर्सिंग योर पोजीशन। अब ये हमारी मेन हेडिंग यही थी, डेवलपिंग परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस की हम हेडिंग्स पढ़ रहे थे। री इन्फोर्सिंग योर पोजीशन, तो वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपने अपनी पोजीशन को री इन्फोर्स करना है, मतलब री पावर करना है। आफ्टर यू हैव वर्कड आउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, स्टेप बैक एंड लुक फॉर वेज टू bolster the strength of your position. Are all your claims supported by believable evidence? Would a quotation from a recognized expert help make your case? वो कहता है अपनी एविडेंस को आप खुद एनालाइज करें, क्या सफिशेंट एविडेंस है, सफिशेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये ना हो कि हवा में कोई बात है या पानी में मधानी है। या रीइंफोर्स आप किस तरह से कर सकते हैं? आपने कहा जी हमारा ये जो नया प्रोडक्ट है ये $5 मिलियन की सेल बढ़ा देगा। अब आपके पास मार्केटिंग कंसल्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये बात मानते हैं और आपने कहीं पे सुनी है, तो आप उसको उस मार्केटिंग कंसल्टेंसी के उस एक्सपर्ट से डिस्कस करवा के, उसका कोई वीडियो एविडेंस चला के, उसको इन पर्सन बुला के मीट करवा के अपनी आप एविडेंस प्रोवाइड करें जो कि आपकी ताकत को दोबाला करें। नेक्स्ट, एग्जामिन योर लैंग्वेज। इस बात में हम बिल्कुल क्लियर हैं, लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, नो फाइटिंग होनी चाहिए, ऑपरेशंस कंटिन्यूड होने चाहिए। मेन इसका थीम वही है कि राइटिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी, यानी कि माइंड योर लैंग्वेज। आपको पता हो किधर लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, तो हद अदब रह के बात करनी है। In addition to examining individual word choices, consider using metaphors and other figures of speech. Metaphors लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की एक टर्मिनोलॉजी है और इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे एक बात बड़ी मशहूर है हमारी तरफ कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा। अब वो हीरो हीरोइन के लिए कोई चांद तारे प्रैक्टिकली तोड़ के नहीं ला रहा होता। ये मेटाफोर है कि दूर की बातें मिलाना। मेटा का मतलब है दूर, इधर आप इस तरह से कह लें, और फोर्स का मतलब आप बात कह लें। मेटा का मतलब है बियॉन्ड फिजिकल एप्रीहेंशन। वो कहता है सिंबलिज्म, मेटाफोर, एलेगरी, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें। मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। तो अब जब हीरो कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे कभी भी टूट कर ज़मीन पे नहीं आने। इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एज बीइंग डिज़ाइंड टू डिटेक्ट एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट फ्लॉ, यू माइट कॉल इट अ स्पाइडर वेब। उसने इसकी एग्जांपल दी है कि आपने कोई सिस्टम बनाया
और उस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि वो कोई भी फ्लॉ पकड़ेगा, तो आप उसके लिए मेटाफिज़िक्स या मेटाफोर इस्तेमाल कर सकते हैं स्पाइडर वेब का। मतलब ये जो चीज़ है ये कुछ भी निकलने नहीं देगी गड़बड़ का। लास्ट पैराग्राफ है इसका, बियॉन्ड स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस लुक फॉर अदर फैक्टर्स दैट कैन रीइंफोर्स योर पोजीशन। तो पहली बात उसने ये की है कि किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को लेके आए, दूसरी बात उसने की है मेटाफोर्स इस्तेमाल करें, फिर वो कहता है लास्ट पैराग्राफ में स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ करें, लुक फॉर अदर फैक्टर्स दैट कैन रीइंफोर्स योर पोजीशन। When you are asking for something, your audience member will find it easier to grant your request if they stand to benefit from it as well. तो ये क्लियर है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। अगली चीज़ है जी एंटिसिपेटिंग ऑब्जेक्शन। ये हमारी आज की लास्ट हेडिंग है। एंटिसिपेटिंग का मतलब है प्रेडिक्ट करें, ऑब्जेक्शंस का मतलब है जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर होगा, इन अ सेंस कि आप जब कोई नया आइडिया नया प्रोडक्ट पुट करेंगे लोगों के सामने तो क्रिटिसिज्म सबसे पहले आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिटिसिज्म ना आए और जिस बंदे ने ये क्रिटिसिज्म झेल लिया वही बंदा कामयाब है। इसकी एग्जांपल KFC है। 900 प्लस टाइम्स वो रिफ्यूज़ किया गया था कि जी ये तुम्हारा बर्गर कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा था। तो इधर क्योंकि हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, परसुएसिव मैसेजेस की बात कर रहे हैं, तो आप अज्यूम करेंगे ये परसुएसिव मैसेजेस टेक्स्ट में ही हैं। अच्छा, इवन कंपेलिंग आइडियाज़ एंड एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कैन एनकाउंटर ऑब्जेक्शंस, क्योंकि दुनिया में सियाने बहुत सारे अवेलेबल हैं और किसी बंदे का दूसरे बंदे से दिमाग नहीं मिलता। इफ़ ओनली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीपल्स नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। वो कहते हैं लोगों के अंदर ये जिबलत और खसलत पाई जाती है। ये सॉरी लास्ट वर्ड है आपका चांस, इसको अगर चेंज भी लिख दिया या बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। वो कहता है लोगों की खसलत और जिबलत है कि कोई नई चीज़ आनी है तो उसके अंदर क्रिटिसिज्म आना है, ऑब्जेक्शंस आनी है। उसकी रीज़न क्या है, लोग चेंज नहीं चाहते और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एंटिसिपेट लाइकली ऑब्जेक्शंस एंड एड्रेस देम बिफोर योर ऑडियंस कैन ब्रिंग देम अप। वो कहता है जो ऑडियंस आप पे ऑब्जेक्शंस करती है उनको सुने, उनको अच्छे तरीके से एड्रेस करें, दुश्मनियाँ पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। If you expect a hostile audience that is biased against your plan, be sure to present all sides of the situation. वो कहता है अगर आपको पता है कि ये सब आपके खिलाफ तासुब पसंदी का शिकार हैं, तो वो कहता है फिर आपको चाहिए कि हर आउटकम आप प्रेजेंट करें, प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस करें और फिर उनको कायल करें कि शायद उनका बाइस एंड हो। नेक्स्ट हेडिंग है अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन परसुएसिव कम्युनिकेशन। कहते हैं कॉमन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले तो ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो आगे वो कहता है यूजिंग अ हार्ड सेल, डोंट पुश, नो वन लाइक्स बीइंग परसुएडेड इनटू मेकिंग अ डिसीजन। वो कहता है किसी के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बस आपने लॉजिक देनी है इतने अच्छे तरीके से कि वो आपको ना कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स का शायद सवाल हो कि ये वर्क नहीं करता, बट इट एब्सोल्युटली वर्क्स। जिधर आपका परसुएसिव मैसेज है तो आप मैनेजमेंट को या स्टेक होल्डर्स को किसी भी बात पे कायल कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी रेजिस्टिंग कॉम्प्रोमाइज। सक्सेसफुल परसुएशन इज ऑफन अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। तो वो कहता है कि ये लेन और देन का हिसाब किताब होता है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस। ऐसा नहीं होता आप ही विन करें अनलेस अनटिल आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हैं। और मेरी आपसे सब तमाम लोगों को एक नसीहत है कि आपको स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा अगर न्यू आइडियाज़ लेके आता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो आप उसको वेलकम करें, उस पर रश करें और उसकी तरह से आप भी नई कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने का सोचें, बजाय इसके कि आप जलसी में बर्बाद हो जाएं, या बजाय इसके कि अल्लाह ताला ने आपको कल को ताकत दे दी तो आप कहें कि ताकत तो है ही मेरी, बाकियों को जलील कर दूं। बी वेरी फ्लेक्सिबल,
तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करें दोनों के लिए। और इसकी उसने एग्जांपल दी है बजट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। अब कमिटमेंट्स में टाइम डेडलाइन आ जाती है, ये क्योंकि इजी नहीं होता, ना बजट सेट करना, ना नया प्रोडक्ट बनाना, ना इन्वेस्टमेंट करना, ये टाइम कंज्यूमिंग और लंबा प्रोसेस है, शुरू में खुद नहीं पता होता कि क्या होगा। रिलाइंग सोलली ऑन ग्रेट आर्ग्यूमेंट्स, वो कहता है ग्रेट आर्ग्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट बट कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस ऑन द राइट इमोशनल लेवल एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू विविड यानी क्लियर लैंग्वेज आर जस्ट वाइटल। वो कहता है बैलेंस रखें, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेट आर्ग्यूमेंट्स पे रिलाई करने की तनहा, तो थोड़ी सी इमोशनल भी आप उनको अराउजल दें, और इमोशनल अराउजल के अलावा जो है अपना क्लियर लैंग्वेज के अंदर लॉजिक रीजनिंग के साथ उनको एक्सप्लेन करें तो वो बात मानेंगे। फॉर एग्जांपल आप अकेले सेल्स पर्सन हैं, सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और आपको ऊपर से ऑर्डर है कि 30 डेज से ऊपर आपने क्रेडिट नहीं देना, और 3 महीने हो जाते हैं आपकी सेल ज़ीरो है। तो इस सूरत में क्या है, वो कहता है कि जी आप उनको इमोशनली भी डील करें, और इमोशनल आप किस तरह से अपनी मैनेजमेंट को डील करेंगे, ये जो मैंने एग्जांपल दी है। सर अगर ऐसे ही चलता रह गया तो हमारी सेल्स यहीं की यहीं खड़ी रहेगी या कंपनी हमारी कोलैप्स कर जाएगी, इमोशनल इम्पैक्ट आ जाएगा इसके अंदर। और मज़ीद वो आगे कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग, उसकी वजह ये है जी कि बाकी हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो 90 डेज़ का क्रेडिट दे रहे हैं, तो हमसे 30 पे कौन लेगा। लास्ट इसमें बुलेट है, अज्यूमिंग द परसुएशन इज अ वन शॉट एफर्ट। परसुएशन इज ऑफन अ प्रोसेस नॉट अ वन टाइम इवेंट। वो कहते हैं ये प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम लगेगा। एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मन्स को ये यकीन दिलाया था कि जी जर्मन पूरी दुनिया से सुपर ह्यूमंस हैं, तो एक दिन में जर्मन्स ने नहीं मान लिया था। उसने पूरी जर्मनी की सड़कों के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स लगवाई थी, रेडियो के ऊपर ये मैसेजेस चलवाए थे, जर्मन्स आर सुपीरियर। हर तरफ जो एड्स लगे हुए हैं जर्मन्स आर सुपीरियर, जो सरकारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है जर्मन्स आर सुपीरियर, जो अखबार आ रही है उस पर लिखा हुआ है जर्मन्स आर सुपीरियर। तो ये 5-7 साल का प्रोसेस था, या मे बी इससे भी लंबा। तो उसके बाद जाके कहीं जर्मनी ये माना था, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। ऑल दो स्टार्ट में विनिंग, क्योंकि बिलीफ सबका बन चुका था कि हम सुपीरियर हैं, सब जर्मन्स का ये बिलीफ था। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ ऐसी भी थीं जिनके बिलीफ इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और वो राइट थे। तो बहरहाल हिटलर सक्सेसफुल हुआ और उसने पूरी कौम को जंग के लिए आमादा किया। यही केस जापानीज़ का, पर्ल हार्बर पे उन्होंने अटैक किया, और उनको ये खुशफहमी थी कि जापानीज़ आर सुपीरियर, और ये उन्होंने भी लोगों का पैराडाइम और बिलीफ शिफ्ट किया कि जापानीज़ आर सुपीरियर। एनीवेज आगे चलते हैं। इन मैनी केस यू नीड टू मूव योर ऑडियंस मेंबर्स अलोंग वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम रादर देन ट्राई टू कन्विंस देम टू से येस इन वन ह्यूज स्टेप। वो कहता है स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यस एक टाइम पे करवा लें, ना कि ये कि सारी यस उसने आज ही करनी है। इसके साथ ही जी आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है। तो होपफुली कल या परसों हम जूम पे मीटिंग करेंगे, वो आपको उमैर साहब कन्वे कर देंगे। ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।